हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाटी क्लासेस। हमने पढ़ना शुरू किया था राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती आई है उसके लिए एक फ्री कोर्स जिसमें हमने पढ़े थे पहले उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति। ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे। जियोग्राफी में आज उसका है चौथा वीडियो। इसके करंट अफेयर में अगस्त 2022 का करंट अफेयर जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का है, जो कि सितंबर 2022 के नाम से जो बुक आई हुई है उसमें अगस्त 2022 का जो करंट अफेयर दिया हुआ है वो एक वीडियो में कवर किया हुआ है। इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इन पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति में देखा था, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति में जो पेंजिया पैंथालासा थे और उसके बाद में उसमें अलग अलग भाग बने, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर 33 सागर, फिर राजस्थान में उसमें से कौन कौन से चीज़ों से राजस्थान बना वो चीज़ें। फिर स्थिति और विस्तार में हमने देखा कि राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष में कहाँ है, राजस्थान भारत के साथ सापेक्ष में कहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, कौन कौन से स्थान उसके चारों कोनों में है, बीच में है, जिले कौन कौन से हैं, कहाँ से सीमा बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, जिलों की क्या विशेषताएं हैं, कौन से अंतर्राज्यीय है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय है। इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमने स्थिति और विस्तार में कवर किए थे। ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल में हमने देखा था कि लगभग 50 से लेकर 60 जगहों के हमने पुराने नाम देखे थे, जैसे मेवाड़, मारवाड़, इस तरीके के पुराने नाम हो गए, या फिर जैसे सपाल दक्ष कौन सा क्षेत्र था, मेवात कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हड़ौती का क्षेत्र जो माल क्षेत्र कहलाता है, योद्धे कौन सा थे क्षेत्र था, जंगल, जब्बालीपुर। इस तरीके से अलग अलग विभिन्न भिन्न अपन ने क्षेत्र देखे थे। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भौगोलिक भौतिक प्रदेश जो टॉपिक है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है और हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। भौतिक प्रदेश, सबसे पहले वीडियो में जब हमने देखा था कि राजस्थान की निर्माण कहाँ कहाँ से हुआ है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से, तो हमने उस टाइम भी देखा था कि चार चार चीज़ों से चार चीज़ें भौतिक प्रदेश में आती है राजस्थान। उसमें एक आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आती है अरावली, एक आता है मैदान और एक आता है दक्षिणी पठार, पठारी भाग या हाड़ौती का पठार। तो इस राजस्थान के मैप में जैसे दिख रहा है, ये हो गया अरावली वाला क्षेत्र। इस मैप को हम इस मैप के साथ कंपेयर करते चलेंगे। ये अपना पुराना वाला मैप जो हम वीडियो में यूज़ करते हैं, उसमें हम देखते चलेंगे कि ये जो मैप है तो ये अरावली है, यानी कि लगभग ये सिरोही वाले क्षेत्र, और इधर ये अलवर वाला क्षेत्र लगभग इस तरीके से, और अलवर वाला क्षेत्र इस तरीके से लेते हुए अजमेर के आते होते पतला होते हुए यहाँ पे पूरा उदयपुर, ये इस तरीके से अरावली बताई गई है। और हाड़ौती के क्षेत्र को इधर से हम काटें तो ये जो बूंदी और कोटा वाला क्षेत्र है, और आगे भी है, पर मेनली हम इस कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती के क्षेत्र में ले सकते हैं। तो दो चीज़ों को हमने काटा, राजस्थान अपना आप 4 भागों में कट गया। ये हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हो गया अरावली का क्षेत्र, ये हो गया मैदानी क्षेत्र, और ये हो गया हाड़ौती का पठार का क्षेत्र। जब हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये 4 भागों में कौन कौन से भाग कहाँ से बने हुए हैं उत्पत्ति में, तो ये दोनों भाग बने हुए थे गोंडवाना लैंड जी से, और इन दोनों भाग को हमने देखा था कि ये दोनों बने हुए हैं 33 सागर के अवशेष। ये दोनों 33 सागर के अवशेष थे, अरावली और पठा पठारी भाग जो कि है हाड़ौती का पठार। जो पत्थर वाला भाग हो गया वो बना 33 सागर से, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, ये दोनों बने 33 सागर से और ये दोनों बने गोंडवाना लैंड से। तो अरावली और
पठार मतलब पत्थर वाला भाग बना, गोंडवाना लैंड से बना, ये सागर से बना मिट्टी वाला भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। इसमें हम और डाटा जो पूछे जाते हैं या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बेस क्वेश्चन आते हैं उसमें जो लिखा हुआ होता है, तो देखें तो ये वाला सबसे भाग बड़ा दिख रहा है इस फोटो में, मोर देन 50% दिख रहा है। तो ये टोटल भाग है 61.11%। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेस अपन को दिख रहा है वो है मैदानी भाग, जो कि है 23%। इस तरीके से हम देखें तो ये दोनों बड़े भाग हैं जो राजस्थान के, वो बने हुए हैं 33 सागर से। तो मोस्टली राजस्थान का जो पार्ट है वो बना हुआ है 33 सागर से, और थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो बना हुआ है, इन दोनों को मिला दे तो अभी लगभग 84-85% 33 सागर से बना हुआ है। पीछे बचा हुआ लगभग 15-16% या मान लें 17%, 16% मान ले तो वो बना हुआ है गोंडवाना लैंड से, जो कि है अरावली। और अरावली का भी पर्टिकुलर अरावली का देखें तो हम लिख सकते हैं 9% भाग। 9% भाग ये है पूरे राजस्थान का। पूरे राजस्थान को अगर 100 माने तो उसके बेसिस पे ये सारे परसेंटेज है। पूरे राजस्थान अगर 100 है तो 61.11 उसमें मरुस्थलीय प्रदेश है, 23% उसमें मैदानी भाग है, फिर 9% उसमें अरावली का भाग है, और 6.89% ये पठारी भाग है। पठारी भाग और अरावली में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये लगभग 7 तक पहुंचने वाला है, और ये 9%। ये लगभग 23%, ये है सबसे ज़्यादा 61.11। ये यहाँ 11 कम, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से 11 कम हो गए तो 89.89 आ गए। फिर ये तो होगी क्षेत्रफल की बात। फिर इसमें बसने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बसेगी? वो सबसे ज़्यादा बसेगी या तो मैदानी भाग में या मरुस्थलीय भाग में। मरुस्थलीय भाग में क्यों क्यों क्योंकि सबसे मरुस्थलीय सबसे बसना चाहते हैं सब मैदानी भाग में, पर मरुस्थलीय भाग सबसे ज़्यादा है तो यहाँ की जनसंख्या अपने आप से ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 61% तो पूरे राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश हैं, तो ज़्यादातर जनसंख्या यहीं पे आपको मिल जाएगी, जो कि 40% पूरे राजस्थान की है। और 40 से एक कम मतलब 39%। इसके क्षेत्रफल में तो बहुत ज़्यादा का फर्क है, मतलब आधे से मतलब 1/3 के लगभग मैदानी प्रदेश है, पर जनसंख्या के मामले में सिर्फ 1%, लगभग बराबर हम कह सकते हैं। ये 39%, ये 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फिर हम यहाँ देखें अरावली में ही 9% भूभाग है, 10% लगभग राजस्थान का बैलेंस बना के औसत के लगभग 9 पर जितनी भूमि है लगभग उतनी ही जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और ऐसा कैसा, ऐसा देखें हम आगे तो हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ जितनी भूभाग है उससे भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि यह पठारी भाग है। पठार पर पहाड़ों की अपेक्षा पठारों पर रहना आसान होता है, और पठारों की अपेक्षा मैदानों में। फिर हम इनमें देखें तो कौन कितने जिले इन भूभाग में आते हैं, तो लगभग 12 जिले। इस मैप में आप अगर देखें, अगर आप ध्यान से गिनने की कोशिश करें तो लगभग 12 जिले आपको मरुस्थल में दिखेंगे। इस तरीके से आप गिन सकते हैं एग्जैक्टली भूभाग के हिसाब से। जिलों राजनीतिक और भौगोलिक मैप को एक्यूरेटली बांटना तो मुश्किल होता है, पर हम अंदाजन देख सकते हैं 12 जिले आपको इस तरह दिखेंगे। फिर आपको अरावली में आए नेक्स्ट नंबर पे, तो वहाँ पे आपको इसमें 13 जिले दिख जाएंगे, जो कि अरावली के क्षेत्र में आते हैं कहीं ना कहीं टच होते हुए। फिर आपको मैदानी भाग में यहाँ पे 10 जिले दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको 7 जिले लगभग हाड़ौती के पठार से टच होते हुए दिख जाएंगे। हाड़ौती के पठार में सीधा सा दिख रहा है कि 4 जिले ये हैं, अब तो 3 जिले और कौन से टच होंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मेनली हम हाड़ौती को इस तरीके से इस वाले पोर्शन को काट के बता सकते हैं, पर यह हाड़ौती का पठार इस तरीके से लंबा फैला हुआ है। और इतना पतला कैसे फैला हुआ है? पतला नहीं फैला हुआ है, ये राजस्थान में इतना पतला है, बाकी हाड़ौती का पठार इस तरीके से पूरा आगे की तरफ फैला हुआ है। राजस्थान का इतना भाग हाड़ौती में आ जाता है। तो इस तरीके से ये 4 जिले और ये 7 जिले
तो अब ये थोड़ी हुआ कि सवाई माधोपुर पूरा का पूरा हाड़ौती में आ गया है। ये हाड़ौती में भी है तो थोड़ा सा पार्ट इसका हाड़ौती में है, तो बहुत ज़्यादा पार्ट इसका मैदानी भाग में भी है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं मरुस्थलीय भाग में 12, सीधी सी संख्या याद रखेंगे, 12, 13, 10 और 7, 12, 13, 10 और 7 जिले। फिर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियाँ या मृदा कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी होती है, यहाँ पे होती है बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी जिसे हम कहते हैं, या रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फिर अरावली में क्या है, पर्वत है, तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय की मिट्टी को और कह सकते हैं, पर्वतों में क्या है, बहुत सारे जंगल है, तो वन्य मिट्टी, या तो पर्वतीय मिट्टी कह सकते हैं या जंगल वन्य मिट्टी आपको कह सकते हैं। फिर है यहाँ पे मैदानी भाग। मैदानी भाग में क्या होता है, पहाड़ों, इधर भी पहाड़, इधर पठार, यहाँ से नदियाँ नदियाँ वगैरह आती है, वो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, जो होती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी होती है, या फिर उसको कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी भी होती है। तो दोमट या जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फिर है यहाँ पठारी भाग, और पठारी भाग में लगभग हर जगह पाई जाती है काली मिट्टी और रेंगूर मिट्टी, काली और रेंगूर। वापिस से देखते हैं, रेगिस्तान में बलुई रेतीली, पर्वतीय वन्य अरावली में, दोमट जलोढ़ ये पाई जाएगी मैदानी में, काली और रेगूर ये पाई जाएगी पठारी भाग में या हाड़ौती के पठार में। फिर हम इनकी जलवायु की बात करें तो होगी, यहाँ होगी सबसे कम वर्षा, यानी कि शुष्क प्रदेश, या तो यहाँ पे शुष्क प्रदेश होगा, शुष्क नहीं होगा, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाएगी तो अर्ध शुष्क, दो चीजें होगी, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर अरावली में पाया जाएगा उपाद्र जलवायु, मतलब ज्यादा आर्द्र नहीं, थोड़ी कम आर्द्र। एकदम आर्द्र जलवायु पाई जाएगी यहाँ मैदानी भाग में, जहाँ ज्यादातर खेती होती है, और ज्यादा वृष्टि जहाँ होती है वो होगी अति आर्द्र पाई जाएगी हाड़ौती के पठार में। यहाँ अति या नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल से कम, यहाँ बहुत कम, या फिर आधी। तो इस तरीके से हमने भौतिक प्रदेशों को पहले बांटा, और फिर उनमें हमने चार चीजें देखी। एक तो उनका क्षेत्रफल कितना कितना है, फिर उनमें जनसंख्या कितनी कितनी निवास करती है, 5 चीजें देखी। एक और जिले भी देखे थे हमने, जिले कौन कितने कितने हैं हर भाग में, और फिर हमने देखा कि मृदा कौन कौन सी है, और फिर हमने देखा जलवायु कैसी कैसी है यहाँ। फिर हम इंडिविजुअली इन टॉपिक को लेके चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी इसको क्यों कहा गया, कि ये है उत्तर, ये है पश्चिम, तो ये है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय मध्य प्रदेश। इसको हम कहते हैं मेनली थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, इसका निर्माण हुआ है टर्सरी एवं प्लिस्टोसिन काल, दो काल याद रखेंगे, टर्सरी एवं प्लिस्टोसिन काल में। फिर इसका विस्तार हम देखें तो इसकी लंबाई होगी 640 किलोमीटर, चौड़ाई होगी इसकी 300 किलोमीटर। लंबाई हम देखें 640 किलोमीटर लगभग, ये इस तरीके से पूरा लंबा फैला हुआ है 640।
चौड़ाई इसकी अपन देखें तो ये होगी लगभग 300 किलोमीटर, और यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो वो होगी 200 से 300 मीटर। ये है मीटर में, ये दोनों है किलोमीटर में। फिर इसकी ढाल, ढाल किस तरफ है? इसकी है उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व किस तरफ है? उत्तर उत्तर, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरह से इसकी ढाल है। सारी नदियां या जो भी इंदिरा गांधी नहर है वगैरह, वो इस तरीके से बहती है, तो इसकी ढाल इस तरफ है। फिर हम इसमें देखते हैं मरुस्थल। इसमें सारा मरुस्थल है, उसको मरुस्थल को हम और भागों में तोड़ तोड़ के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें यहाँ से अपन इस भाग को अगर अलग कर दें तो इसके इस तरफ वर्षा कम होती है और इस तरफ वर्षा इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। और लगभग इस रेखा पर होती है 25 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसमें कम वाले को कह सकते हैं शुष्क, और इसको कहते हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क, एकदम शुष्क जगह हो गई, ये होगी अर्ध शुष्क, मतलब बारिश होती है पर बहुत कम, और यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर। फिर ये वाला भाग अलग हो गया। फिर जो अर्ध शुष्क वाला भाग है उसको भी हम 4 भागों में अलग करते हैं। इस तरीके से ये एक भाग, ये इस तरीके से एक और भाग, ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो। इस तरीके से हमने इसको 4 भागों में तोड़ा। और इन चारों भागों को हम क्या नाम देंगे वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं शुष्क मरुस्थल, या इसको और भी पहले हमने नाम पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम कहते हैं राठी प्रदेश। तो राठी प्रदेश की हम पॉइंट देखेंगे, कौन कौन से पॉइंट इसमें हम पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र ये भौगोलिक क्षेत्र है, और इसको हम वापस अध्ययन की दृष्टि से जैसे हमने इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल को ऐसे सीधा ही 4 भागों में काट लिया, पर इसको हम ऐसे बीच में से 2 टुकड़ों में या कहीं से भी 2 टुकड़ों में नहीं काट के हम इसको 2 अलग अलग तरीके से डिफाइंड करेंगे। जैसे शुष्क प्रदेश में इसको किस आधार पे करेंगे? बालू का स्तूप, यानी कि जो रेत के टीले होते हैं उसके अनुसार हम इनको बांटेंगे। और ये रेत के टीले कहीं किसी तरीके के होते हैं, कहीं किसी तरीके के, तो इसे एकदम एग्जैक्टली किसी एक तरफ के भाग में बांटना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको सीधा सा देखते हैं। शुष्क मरुस्थल में आते हैं। एक तो आता है जहाँ पे बालू का स्तूप, यानी कि धोरे, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं बालू का स्तूप हो, और दूसरा है जहाँ पे ना हो। एक में 2 भाग में बांटा हमने, एक में नहीं है, एक में है, तो इसको कहेंगे बालू का स्तूप मुक्त, इसको कहेंगे मुक्त, इसको कहेंगे युक्त, इसको हम कहेंगे मुक्त, इसको कहेंगे युक्त। ये है जहाँ पे मुक्त है। अब राजस्थान में है और उसमें भी मरुस्थल में है और उसमें भी मुक्त वाला भाग है, तो वो थोड़ा सा कम होगा, तो वो हम कहेंगे 41.5%, और इसको कहेंगे हम 58.5%। दोनों आंकड़े अपने देख लिए। कम कौन सा है? जो मुक्त वाला प्रदेश है। ज़्यादातर में युक्त होगा जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर
फिर हम इनमें से देखते हैं कि बालू का स्तूप कैसे कैसे होते हैं। इनमें से हम प्रकार पहले देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं पहले। एक है बरखान, दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इसको हम रेखीय भी कह सकते हैं। फिर चौथा है तारानुमा। बालू का स्तूप सबके आगे लगेगा। एक होगा पैराबोलिक, पैराबोलिक, और एक है सीफ, और एक होगा सब्र, सर्ब सर्ब सर्ब। तो ये 7 तरीके के हमने बालू का स्तूप देखे। अब इनमें देखते हैं कि ये किस तरीके के होते हैं और इन्हें किस तरीके से अलग भेदित किया जाता है। बरखान, बरखान किस तरीके से होंगे? इस तरीके से चंद्राकार, सीधा सीधा देखते चलेंगे, ये चंद्राकार हो गए। फिर है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो जाएंगे इस तरीके से, लंबी लंबी लाइनों के रूप में। और अनुदैर्घ्य ये हो जाएंगे इस तरीके से, रेखा के रूप में। तारानुमा, नाम से पता चल रहा है तारा, ये इस तरीके से एक ही बिंदु से निकले हुए अलग अलग स्तूप होंगे। पैराबोलिक, पैराबोलिक होगा बरखान का उल्टा, इस तरीके से। और सीफ, सीफ होगा बालू बरखान जैसा, पर एक उसकी एक भुजा लंबी। और सर्ब, सर्ब होगा कोई झाड़ी उगी हुई है, उसके आसपास का जो मिट्टी इकट्ठा होके एक स्तूप के निर्माण कर लेता है, उसको कहेंगे सब्र, सर्ब। तो सीधा सा दिख रहा है हवा की डायरेक्शन, इस तरीके से हवा आई, मिट्टी इकट्ठा होती गई और उसके ये किनारे इस तरीके से सी के आकार में आ गए। हमेशा देखेंगे कि हवा इस तरीके से बह रही है और ये बरखान इस तरीके से सी के आकार में बन गया, उसको हो गया बरखान, सबसे पहला और बेसिक। फिर है अनुप्रस्थ, मतलब हवा इस तरीके से बह रही है, तो ये इस लंबाई में इस तरीके से बालू का स्तूप का निर्माण हुआ, तो ये हो गया अनुप्रस्थ। फिर है अनुदैर्घ्य, मतलब हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है और इनका निर्माण भी इसी डायरेक्शन में हो गया, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य मतलब इसका जिस तरीके से हवा उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, ये एकदम 90 डिग्री के कोण पे हो गया, ये हो गया उसी दिशा में। फिर है तारानुमा, तारे के आकार का, एक बीच में पॉइंट, जहाँ उस पॉइंट से अलग अलग बालू का स्तूप अलग अलग दिशा के अंदर जा रहे हैं, जहाँ ये मतलब कम से कम इस तरीके की आकृति बननी चाहिए, इससे ज़्यादा भी इस तरीके से बालू का स्तूप निकल सकते हैं। फिर है पैराबोलिक, पैराबोलिक कैसा? बरखान जैसा ही, हवा इसी डायरेक्शन में बह रही है, पर ये हवा अगर इस तरीके से बह रही है और ये यहाँ पे स्तूप का निर्माण हुआ, अगर ये इस तरीके से इसके किनारे मुड़ते तो ये हो जाता बरखान, पर नहीं, एक स्तूप इस तरीके से बना और उसके किनारे इस तरीके से, जिस तरीके हवा थी उसी तरह इसके किनारे मुड़ गए, तो ये बन गया पैराबोलिक बालिका स्तूप। फिर आता है सीब,
उसी बरखान को लिया और उसका एक किनारा आगे बढ़ा दिया, कोई भी एक किनारा, ये वाला भी बढ़ सकता है या ये वाला भी बढ़ सकता है, कोई भी एक, तो वो बन जाएगा सीफ। और सब्र ये एक अलग तरह की है अपने आप में, कि कोई भी झाड़ियाँ उगी रहती है, उन झाड़ियों के पास में मिट्टी इकट्ठा होते होते हवा हवा से उड़ के आती है मिट्टी, और उस पौधे या झाड़ी के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ पे हवा उसको कम लगती है तो वो वहाँ से उड़ती नहीं है, तो वहाँ वो इकट्ठा होते 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 एक स्तूप का निर्माण कर देती है। तो ये हमने 7 तरीके देखे, वापस इनके एक बार नाम देख लेंगे। बरखान, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, तारानुमा, पैराबोलिक और सीप और सब्र सर्ब। फिर हम अपने पुराने वाले नक्शे पे वापस आते हैं, जिसमें ये वाला शुष्क प्रदेश हमने देख लिया, 2 भागों में इसको बांटा, जिसमें एक था मुक्त, मुक्त वाला था कम, कितना 41 पॉइंट कुछ परसेंट। फिर आ गया युक्त, युक्त तो कितना हो गया 58 पॉइंट कुछ परसेंट। ज़्यादा कौन सा? युक्त वाला। और इसमें हमने देख लिए 7 प्रकार के बालू का स्तूप। अब हमने जो इसमें 4 भागों में इसको बांटा था, उसमें देखते हैं कि ये सबसे नीचे वाला जो होगा वो होगा, यहाँ पे बहती है लूनी नदी, तो ये हो गया लूनी का बेसिन। इसी तरीके से ऊपर जाएं तो ये यहाँ पे बहती है घग्गर नदी, तो ये हो गया घग्गर का बेसिन। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है, तो ये लूनी नदी इधर हो इस तरफ बहती है, तो ये लूनी बेसिन। फिर ये बीच वाले में पड़ता है नागौर, तो ये हो गया नागौर की उच्च भूमि। नागौर की क्या होगी? उच्च भूमि, उच्च भूमि। और यहाँ बीच में है शेखावटी अपनी, तो यहाँ भी इसको कह देते हैं शेखावटी। शेखावटी अंतः प्रवाह, यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ हैं वो अंतः प्रवाह वाली है, तो ये हो गया अंतः प्रवाह। चारों का नाम वापिस से देखेंगे। ऊपर है घग्गर बेसिन, घग्गर नदी बहती है इसलिए। नीचे वाला है लूनी बेसिन, 2 तो बेसिन। बीच में है यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र, तो शेखावटी अंतः प्रवाह। हमें नाम ये याद रह जाता है शेखावटी, उसके साथ ये भी याद रखना जरूरी है, शेखावटी क्या है? अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र। और नागौरी नागौरी उच्च भूमि है, नागौर की जो भूमि है थोड़ी उच्च है, तो नागौरी उच्च भूमि ये। तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 चीज़ों में हमने इसको बांट लिया। अब हमें इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लूनी बेसिन। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने पहले भी देखी थी, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके इधर होती है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, इधर होती है 25 से ज़्यादा। यहाँ पे ये वाली कौन सी रेखा है? ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो मतलब इस अर्धशुष्क प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो है लूनी बेसिन। सबसे पहले है लूनी बेसिन। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? ये कौन कौन सा क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा आता है? सबसे पहले तो इसमें आता है जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली। जोधपुर, जालोर, जोधपुर थोड़ा ऊपर रहता है पर लगभग इसको इस तरीके से बांटा हुआ है। तो यहाँ पे जोधपुर, नीचे इधर इस तरफ बाड़मेर, फिर जालोर, इधर पाली। मेनली वो वाला इलाका जहाँ से लूनी नदी बहती है, वही लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होगा, तो लूनी नदी इस क्षेत्र में बहती है। और इसको हम कह सकते हैं एक और गोडवान बेसिन। इसका हमने एक और नाम दिया क्या? गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन। इसका हमने देख लिया क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से जिले हम इसमें आते हैं, वो भी हमने देख लिए। फिर है यहाँ के कौन से कैसे पादप पाए जाते हैं। यहाँ पे एक लवणीय पादप पाए जाते हैं, मुख्यतः बाड़मेर में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बाड़मेर में? क्योंकि लूनी नदी आधी मीठी होती है, आधी खारी होती है। और खारी कहाँ से होती है? बाड़मेर में।
और इसका नाम भी क्या है, लूणी। लूणी मतलब नमक का एक अभिप्राय या क्या पर्यायवाची कह सकते हैं, और नमक होता है खारा। तो लूणी नदी लगभग बाड़मेर में प्रवेश करती है, बालोतरा, बालोतरा के बाद ये हो जाती है खारी। तो यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, बाड़मेर में। फिर जालोर में ये प्रवेश करती है, तो वहां पे ये लवणीय है। ये लवणीय वाला पॉइंट याद रखेंगे, लवणीय। और एक चीज और याद रखेंगे, नेहड़। नेहड़ क्या चीज है, नेहड़ एक दलदली क्षेत्र है, वो जो है जालोर में। तो लूणी क्षेत्र में, अफवाह क्षेत्र में दलदली क्षेत्र पड़ता है जालोर में, और उसको हम कहते हैं नेहड़। और और हम याद करें तो पाली, पाली के रह गया, पाली से रिलेटेड बात है यहाँ पे है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर है जो पाली में स्थित है और इसी बेसिन में स्थित है। ये पहाड़ियां हैं, डूंगर, ये डूंगर मतलब पहाड़ी। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, नागौरी उच्च भूमि। यहाँ नागौर में सबसे ज्यादा क्या, कौन सी, किस तरीके की झीलें पाई जाती है, ये भी है लवणीय झीलें। वो उसमें लवणीय झीलें कहाँ, मतलब लवणीयता ज्यादा कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में। और यहाँ पे है लवणीय, पूरी पूरी जगह ही लवणीय है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर झीलें लवणीय पाई जाती है। और इसको क्या क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी कहते हैं, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी। मेनली इसमें आता है नागौर वाला क्षेत्र, और थोड़ा पास में अजमेर पड़ता है, तो अजमेर वाला क्षेत्र भी आता है इस पट्टी में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसका नाम ये रखा हुआ है। कौन से चीज़ की मात्रा अधिक होने के कारण है ये एक चीज़, वो है फ्लोराइड। और फ्लोराइड की ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नाम की बीमारी यहाँ पे होती है। यहाँ पे दो ही चीज़ें थी, हमने देख ली। नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी कौन सी थी, नागौरी उच्च भूमि से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आता है शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र। और शेखावटी क्षेत्र को हमने नाम दिया था शेखावटी अंतः प्रवाह। इसमें शेखावटी वाले क्षेत्र आएंगे। शेखावटी में कौन कौन से आते हैं, एक तो झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है सीकर, सीकर और आता है चूरू। ये तीनों जिले इसमें आते हैं शेखावटी के अंदर, और अंतःप्रवाह क्षेत्र में भी यही जिले आएंगे। इसी क्षेत्र में कुछ शब्दावली हम देखते हैं, जिसमें एक होता है जोहड़, एक होता है सर, एक होता है बीड़, और एक है तोरावटी। शेखावटी, बीड़, तोरावटी, ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इनका मतलब क्या क्या होता है आप खुद बता सकते हैं। शेखावटी क्षेत्र तो ये 3 जिलों वाला चीज़। फिर होती है, ये है बीड़, जो कि है एक चारागाह भूमि, और कहाँ पे होती है, ये होती है झुंझुनू के अंदर, चारागाह भूमि। तोरावटी क्षेत्र, इसमें आते हैं 2 जिले। कौन सा जिला नहीं आता इन तीनों में से, इन तीनों में से चूरू नहीं आता, झुंझुनू और सीकर दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र बन गया तोरावटी क्षेत्र। फिर रहे जोहड़ और सर। शेखावटी में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़। यहाँ पे कच्चे कुएं बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं जोहड़। और सर, सर यहाँ पे लगता है पढ़ाने वाला नहीं, तालाबों वाला। तो यहाँ पे जो तालाब पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सर, पदम सर।
इस तरीके से नाम के आगे भी सर लगा के होता है, तो वो उसका मतलब होता है वो एक तालाब का नाम है। तो ये होता है तालाब का इंडिकेटर। फिर अपना चौथा और लास्ट पार्ट देखते हैं, वो है घग्गर। घग्गर बेसिन, घग्गर नदी बहती है। इसका विस्तार कहाँ होगा? जहाँ पे घग्गर नदी बहती है। 2 जिले आ जाते हैं इसके अंदर। एक तो आ जाता है गंगानगर, एक आ जाता है हनुमानगढ़। गंगानगर इस तरफ, हनुमानगढ़ आगे की तरफ। और यहाँ पे एक तरीके की मिट्टी पाई जाती है जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में उपजाऊ मिट्टी होती है, खेती के काम आती है, और उसको हम कहते हैं काठी और बग्गी। ये क्या है? मिट्टी, एक तरह की मिट्टी है। ये हो गए चारों पार्ट। 2 पार्ट हमने पहले उसमें देख ली, बालुका मुक्त, युक्त, 4 जगह घग्गर, शेखावटी, नागौर और लूणी। ये चारों चीजें देखी। अब हम इसी मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ और चीजें देखते हैं। इसमें एक चीज आती है खड़ीन। खड़ीन या पलाया। खड़ीन या पलाया क्या चीज होती है? खड़ीन या पलाया, ये सारी झीलें होती है। कौन सी झीलें? मरुस्थल में पाए जाने वाले अस्थायी पानी की झीलें। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें क्यों होती हैं? बारिश होती है तो ये झीलें भर जाती है, और जब साल भर बारिश नहीं होती और गर्मी तेज पड़ती है तो ये पानी सूख जाता है। तो इन झीलों को कहते हैं खड़ीन। और पूरे मरुस्थल में तो इन झीलों को कहा जाता है खड़ीन झीलें। पर ये प्लाया क्या होती है? प्लाया है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इन खड़ीन झीलों में खड़ीन कृषि की शुरुआत की गई, और इसी कारण इसमें क्या कहते हैं? इसको प्लाया। यहाँ खड़ीन झीलों के अंदर खेती की शुरुआत किसने की? पालीवाल ब्राह्मणों ने। और इन में कौन सी कृषि की इन्होंने? रबी की। रबी की इन्होंने कृषि यानी कि खेती की। रबी की फसल इन्होंने बोई थी इसमें, और अभी भी ये रबी की फसल इसमें बोई जाती है, बारिश के बाद सर्दियों वाली फसल। और ये वाली झीलें मुख्यतः ज्यादातर कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर में। फिर एक शब्द आता है रन। रन या टाट। ये माथे वाली टाट नहीं है। मरुस्थल के अंदर 3 चीजें हैं: लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ। ये इस तरीके की जो भूमि पाई जाती है उसको हम कहते हैं रन या टाट। क्या चीज? इस तरीके की भूमि। रन या टाट एक भूमि है। खड़ीन या प्याला एक तरह की झीलें हैं। रेगिस्तान है तो उस तरीके की झील होगी, रेगिस्तान है उस तरीके की भूमि होगी, तो वहां पे उनको कहेंगे रन या टाट, खड़ीन या प्लाया। ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? जैसलमेर में एक तो, और एक बाड़मेर में। लगभग इस एरिया में ये चीजें पाई जाएगी। मरुस्थल मतलब ज्यादातर चीजें मरुस्थली जैसलमेर में ही है। मरुस्थल के लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एरिया जैसलमेर में। रेगिस्तान के लिए आई हुई इंदिरा गांधी नहर पहुंचती है जैसलमेर में। सम के धोरे जहाँ पे 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो भी जैसलमेर में। स्पेशली मरुस्थल की झीलें वो भी जैसलमेर में। स्पेशली मरुस्थल की भूमि वो भी जैसलमेर में।
फिर मैं आपको इसमें कुछ रन या टाट क्षेत्र आपको मैं राजस्थान के मैप में बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार होंगे। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है जोधपुर। जोधपुर में दो क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो फलोदी क्षेत्र, एक बाप क्षेत्र। जैसलमेर के अंदर दो क्षेत्र पड़ते हैं, एक भाकरी, एक पोखरण। बाड़मेर में एक क्षेत्र है थोब, और चूरू में है ताल छापर और पणिहारी रण। ये सारे रण या टाट क्षेत्र हैं जो विभिन्न जिलों में स्थित हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे वहाँ रण और टाट के बाद में हम देखेंगे जल पट्टी। जल पट्टी क्या चीज़ होती है? जल पट्टी होती है कि पूरे रेगिस्तान में एक भूमि के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्थिति पाई जाती है जहाँ पे पानी मिलता है, या उसी जगह पे पानी होता है, आसपास में पानी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई की जा सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को कहते हैं जल पट्टी। और या फिर राजस्थान में स्थित है लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है वापिस वही चीज़ जैसलमेर में। जैसलमेर में जैसलमेर में भी कहाँ? तो वो होगी पोखरण। पोखरण हमने अभी देखा, रण या टाट है पोखरण। और पोखरण और कहाँ पे होगी? पोखरण और मोहनगढ़। जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ में। ये कितनी जल पट्टी या लाठी सीरीज जो है वो कहाँ है? ये लाठी एक जगह का नाम है, एक गांव भी है। तो उसके नीचे ये जल पट्टी पाई जाती है। लगभग 60 किलोमीटर लंबी ये एक तरह की जल पट्टी है भूमि के नीचे, जहाँ पे पानी है। और इसके ऊपर नलकूप बनाए जाते हैं। और नलकूप सबसे ज़्यादा बने हुए हैं चांदन में। चांदन जगह का नाम है, चांदन के नलकूप हैं। इसमें एक तरफ है पोखरण और इस तरफ है मोहनगढ़। मोहनगढ़ से लेके पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है। चांदन गांव है, नाम इसका है लाठी सीरीज। इसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं? एक तो जानते हैं थार का थार का गड़ा, और है गोडावण पक्षी जो हमारा राज्य पक्षी है, गोडावण की शरण स्थली। इसके अलावा ये जल पट्टी हो गई। इसके अलावा एक और जल पट्टी है जो है सरस्वती नदी की है। सरस्वती नदी की, जो कि है बायतू बाड़मेर से सांचौर जालोर। बायतू से लेके सांचौर के बीच में। सांचौर। अब ये बायतू कहाँ है, सांचौर कहाँ है, याद रखना हो तो बस से बायतू है तो बस से ही ये होगा बाड़मेर के अंदर। सांचौर और जालोर ये दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, पीछे ओ की मात्रा और र है, तो ये है जालोर के अंदर। ये जालोर, ये बाड़मेर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अक्कलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान है ये। अक्कलवुड फॉसिल पार्क या फिर जीवाश्म उद्यान है, इसका नाम है
आकलवुड फॉसिल पार्क। इसकी स्थिति वही जैसलमेर, में। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसको मरु उद्यान भी कहते हैं। इसमें लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष जो कि पाषाण रूप में प्राप्त हुए, और इसका निर्माण काल है जुरासिक काल, जो कि है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरासिक काल। अठारह करोड़ वर्ष का पहले का है। अभी एक चीज लोगों के दिमाग में आती है कि ये काल क्या चीज है, अलग अलग काल के कैसे नाम हैं, कौन सा काल पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो जल्दी इस चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसमें कालों को कैसे बांटा गया है उसको बताया जाएगा। अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसकी खास बात क्या है आकलवुड फॉसिल पार्क की? ये भारत में लकड़ी के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम अगर कोई है तो वो है राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में अक्कलवुड फॉसिल पार्क। फिर है एक चीज, बाप। बाप कहाँ पे है? अभी हमने देखा था इसके अंदर, ये बाप है जोधपुर के अंदर। ये है बाप बोल्डर, बाप बोल्डर किले। ये क्या होती है? ये होती है हिमानी के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर व अवसादों को बोल्डर किले कहा जाता है। हिमानी यानी कि नदी के द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाके अवसादों के रूप में एक मिट्टी जमा की जाती है, इसका निर्माण काल है, किले से सीधा से पता चल रहा है एक तरह की मिट्टी है, और इसका काल है परमो कॉम्बिनिफेरम फेरस। नाम थोड़े अटपटे होते हैं इनके ये। और बाप खुद कहाँ स्थित है? ये बाप में स्थित है, और बाप है जोधपुर में। फिर है नखलिस्तान या मरु उद्यान। नखलिस्तान या फिर मरु उद्यान इसको कह सकते हैं। मरुस्थल के अंदर जल बेसिन पाए जाते हैं जिसमें चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, और यह नकलिस्तान हो जाता है। नकलिस्तान से सीधा सा मतलब ये निकाल सकते हैं कि नकली, एकदम नकली दिखता है। मतलब अगर आप रेगिस्तान या मरुस्थल में है तो आपको चारों ओर रेत के टीले दिखने चाहिए, तो उन्हीं टीलों के बीच में चारों ओर तो रेत के टीले हैं, उसके बीच में एक छोटे से भूख भाग में पानी इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लग जाते हैं, तो उस इलाके को आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये रेगिस्तान है। तो एक तरह का नकली सापन दिखता है, तो ये हो गया नकलिस्तान, और एक तरह का उद्यान बन जाता है या पार्क बन जाता है, इसलिए उसको कहते हैं मरु उद्यान। फिर इस शब्द को तो किसी को बताने की ज़्यादा जरूरत होगी नहीं। ये है धोरे एवं धरियन। अब इतना सा बता सकते हैं कि ये धोरे और धरियन में फर्क क्या है। धोरे में रेत के टीले बने हुए होते हैं, उनको धोरे या धरियन कहते हैं। धोरे में क्या होता है कि लहरदार, धोरे के अंदर होता है लहरदार, लहरदार लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, और धरियन में होते हैं गतिशील, मतलब एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते रहते हैं। इन दोनों, इनमें होती है गति, ये लहरदार होते हैं। ये दोनों पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में, और क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ही मरुस्थल पाया जाता है। फिर यहाँ और देखें तो एक चीज है पीवड़ा। पीवड़ा क्या चीज होगी? तो ये है एक सांप की प्रजाति है, मरुस्थल में पाई जाती है। इसका रंग होता है पीला, और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? अगर कोई चीज मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो बेसिकली वो सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर। जैसलमेर। फिर है मरुस्थल की मार्च। मरुस्थल की मार्च।
मरुस्थल की मार्च कहते हैं जैसे एक हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है, तो ये राजस्थान में ये इस भाग में ये मरुस्थल फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका किनारा तो होगा। उसके किनारे के बाद में क्या होगा, तो धीरे धीरे बहुत सारी वनस्पति होगी, खेत खलिहान होंगे, जंगल होंगे। तो या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो ये सारे पौधे बढ़ते रहें और यहाँ पे भी हरियाली हो जाए, या फिर ये रेत उड़ती रहे और यहाँ पे इकट्ठी हो जाए और इन यहाँ पे भी मरुस्थल कर दे। या तो मरुस्थल आगे बढ़ेगा या फिर हरियाली आगे बढ़ेगी। बेसिकली ज़्यादातर ये होता है कि मरुस्थल आगे की ओर बढ़ता है, हरियाली इतनी आगे तक नहीं बढ़ पाती है, इसलिए मरुस्थल का एरिया बढ़ जाता है, हरियाली की घट जाती है। तो इस चीज़ को कहते हैं मरुस्थल की मार्च, एक तरीका मरुस्थल का आगे बढ़ना। ये किस तरफ होगा ज़्यादा, तो हमारे पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, और तो ये किस तरफ बढ़ेगी, उत्तर पश्चिमी भाग में, सीधा सा कहें उत्तर पश्चिमी भाग में है, तो पूर्व दक्षिणी भाग में ये ज़्यादातर फैलेगा। फिर एक शब्द आता है बालसन। बालसन यानी कि बालसन, जैसे सबसे पहले अपना शब्द शुरू किया था अपन ने खड़ीन या प्लाया। खड़ीन या प्लाया क्या थी, झीलें थी। और ये बालसन भी क्या है, ये भी झीलें हैं। वो किस तरीके की झीलें थी, रेगिस्तान की झीलें थी। बीच में एक पानी का स्रोत और आया था, उसमें नकलिस्तान था। ये झीलें आई, इसमें हो गया बालसन। और बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सांबर। सांबर झील है वो एक बालसन झील है। बालसन झील क्या होती है, मरुस्थल के अंदर पर्वतों के मध्य पाए जाने वाला एक बेसिन, मतलब एक बहुत बड़ा भाग। जैसे समुद्र में आके सारी नदियाँ गिरती है, उसी तरीके से इस झील के अंदर आसपास में सारी नदियाँ आके गिरती है, क्योंकि इस पास के सारे चारों ओर बड़े बड़े पर्वत होते हैं। तो सांबर झील में भी एक ऐसा ही है कि सांबर झील बहुत बड़ी है खुद, तो उसके चारों ओर पर्वत हैं, तो उनमें से मतलब भाग उठा हुआ है, तो वहाँ से नदियाँ बहती है और सांबर लेक में आके गिर जाती है, तो एक तरीके की बेसिन का काम करता है। तो इस तरीके से कि लेक को कहते हैं हम बालसन झीलें। और तो ये होगी बालसन झील, कौन सी हो गई, सांबर झील। फिर एक बात करें हम थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राजस्थान में होगा, और भी कहीं तो होगा। और कहाँ हो सकता है, राजस्थान में इसका एक किनारा राजस्थान में आ जाता है, अरावली के तक आके ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक हरियाणा हरियाणा तक फैला हुआ है, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पर इधर इधर का जो जैसलमेर की तरफ किनारा है वो कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो थार के मरुस्थल की हम बात करें तो लगभग 85% भाग जो है वो तो है भारत के अंदर, और 15% भाग पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान वाले पड़े 15% को। अब ये 85% भाग जो है उसमें भी सबसे ज़्यादा भाग किसके पास है, राजस्थान के पास। और कौन कौन से राज्य हैं, एक तो गुजरात, गुजरात और ऊपर हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश, ऊपर उसके यूपी। यूपी एमपी में ये नहीं है क्योंकि बीच में आ जाती है अरावली, तो इधर और अपने इधर मैदानी वगैरह सब भाग अच्छे अच्छे हैं। ऊपर की तरफ पड़ते हैं पंजाब और हरियाणा, और नीचे अरावली ख़त्म हो जाती है तो अपने पास आ जाता है गुजरात। तो जो 85% भाग है वो फैला हुआ है इन दोनों राज्यों में, नीचे वापस गुजरात तक। तो इस तरीके से ये 85% है। सबसे ज़्यादा है राजस्थान में जो कि है 62% थार मरुस्थल का भाग। तो इस तरीके से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमने एक इसका भौतिक प्रदेश पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी अरावली वाला क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा वापस से देख लेते हैं। हमने पहले इस पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांटा। फिर उसमें हम गए पहले पार्ट में जो कि है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उसमें हमने उसकी चौड़ाई लंबाई देखी, उसकी ऊंचाई देखी, उसको कहते हैं थार का मरुस्थल। फिर हमने उसको और सब डिवाइड किया, जिसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा को हम रेफरेंस लिया। उसके एक तरफ हमने बालुका युक्त, बालुका मुक्त देखा और दूसरी तरफ हमने उसको 4 भागों में बांटा, जिसमें घग्गर बेसिन, शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन था। और उसी के बाद में हमने कुछ और इसी से रिलेटेड शब्दावली देखी, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। एक तो खड़ीन, प्लाया, रन, टाट, जलपट्टी, लाठी सीरीज वाली, और सरस्वती जल सीरीज है। और रन टाट कहाँ कहाँ स्थित है ये देखा। अकलवुड फॉसिल पार्क वो क्या है, बाप बॉर्डर के लिए ये क्या है, नकलिस्तान, धोरे और धरीन में क्या फ़र्क होता है, पीवड़ा क्या चीज़ है, रेगिस्तान की मार्च क्या होती है। फिर है बालसन झीलें क्या होती है, कौन सी बालसन झील का उदाहरण है, थार मरुस्थल का विस्तार क्या है। इस तरीके से हमने ये पहला भूभाग इसका भौतिक प्रदेश कंप्लीट किया। बाकी बचे 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।